वहां मयंक तेजी से अवीर के सर की तरफ मुक्के से हमला कर देता है। अवीर आन्या से बातें कर रहा था। सभी के चेहरे पर अवीर के लिए चिंता दिख रही थी। पृथ्वीराज मयंक की इस हरकत से गुस्से में आ जाते हैं। वही नियम अधिकारी जल्दी से अवीर को बचाने और मयंक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले वो मयंक को रोकते अवीर आन्या को दूर कर तेजी से मयंक की दिशा में बढ़ता है और मयंक के मुक्के को अपने हाथों से रोकते हुए एक मुक्का मयंक के सीने पर मार देता है। मुक्के के मयंक के सीने पर लगते ही एक ऊर्जा का झोंका मयंक के सीने के पार हो जाता है और एक पल में मयंक की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तभी अवीर मयंक का हाथ छोड़ डर देता है और मयंक जमीन पर गिर जाता है। मयंक के सीने के पास अवीर ने जहां मुक्का मारा था वहां के कपड़े का हिस्सा जलकर गायब हो गया था। उसके शरीर में जगह जगह जलने के निशान थे जो कि उस गोली की ऊर्जा की वजह से था। वहीं जहां ये अवीर का कारनामा देख पृथ्वीराज खुश और हैरान दोनों थे तो राम कृपाली के चेहरे पर गुस्से और निराशा के भाव थे। वहां खड्डे किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था कि अवीर ने मयंक, जो कि आत्मशक्ति के लेवल 9 पर है और शक्ति बढ़ाने वाली गोली के बाद भी अवीर के एक मुक्के से ढेर हो गया। तभी आन्या अवीर के पास आखद्दी हो जाती है और अवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यारी आवाज में अवीर से पूछती है, अवीर आप ठीक तो हैं? ये सुन अवीर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वहां मैदान में नियम अधिकारी आ गए थे और वो मयंक की हालत का जायजा लेते हैं और फिर ऊंची आवाज में बोलते हैं, मयंक ने ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली का उपयोग किया है, इसलिए इसको 5 महीने के कारावास की सजा दी जाएगी और इस मुकाबले के विजेता मौर्य परिवार है। मुकाबला खत्म हो चुका था। सभी वहां पे अवीर और आन्या को घेरे हुए खड्डे थे। तभी एक लड्डचकी अवीर के पास आते हुए प्यार से बोली, बड्ढे भाई, क्या आप कल मेरे साथ अभ्यास करेंगे? ये सुन आन्या जल्दी से बोली, माफ करना मिताली, पर कल अवीर मेरे साथ व्यस्त है। ये सुन मिताली झूठी मुस्कान के साथ ठीक है बोल वहां से चली जाती है। वही पृथ्वीराज को कई अन्य सिटी के बड्ढे परिवारों के मुखिया घेर कर खड़े थे और बातें कर रहे थे। पृथ्वीराज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रात का वक्त था। आसमान में आज चांद काफी बद्धा नजर आ रहा था जिसकी छाया एक तालाब के शांत पानी में दिखाई दे रही थी। वहां तालाब में एक लड्ढ का एक पैर पर आंखें बंद करके खड्डा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई अभ्यास कर रहा है। वहीं तालाब के किनारे पानी में पैर डाले एक लड्ढ की बैठी उस लड्ढके को निहार रही थी। ये और कोई नहीं आन्या थी। वो उस लड्ढके को देख मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, अवीर आप सबसे अलग है, जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। आप वो कर दिखते हैं। तभी वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, इसलिए तो मैं आपको पसंद करती हूं, पर आप कुछ समझते नहीं। अगर समझते हैं तो बस मुझे छोटी बच्ची। ये बोल आन्या बच्चों जैसे मुंह बना लेती है। हालांकि वहां कोई ऐसा नहीं था जो आन्या को सुन रहा हो, पर वो ऐसे ही बोले जा रही थी। सुबह का वक्त था, अभी सूरज नहीं निकला था, पर काफी रोशनी हो गई थी। अवीर अभी भी वही तालाब में खड्डा था और आन्या वहां किनारे पर बैठे बैठे सो गई थी। तभी अवीर आंखें खोलता है और सीधा खड्डा होते हुए आन्या की ओर देखता है। आन्या को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अवीर वहां से एक छलांग में आन्या के पास आ खड्डा होता है और झुककर आन्या के चेहरे को छूते हुए प्यार भरे लहजे में कहता है, आनू उठ, हमें वापस महल जाना है। अवीर की आवाज सुन आन्या मासूमियत से आंखें मलते हुए बोलती है, सुबह हो गई, आपने अपना अभ्यास पूरा कर लिया क्या? ये सुन अवीर हाँ में सिर हिला देता है। तभी आन्या मुस्कुराते हुए जल्दी से खड्डी होती है, पर खड्डे होते ही उसकी चीख निकल जाती है। बैठे बैठे सोने से उसका पैर सुन पड्डियाच गया था। वो वापस से जमीन पर बैठ गई थी। आन्या की चीख सुन अवीर चिंता भरे लहजे में बोला, क्या हुआ आनू, तू ठीक तो है? आन्या ये सुन हाँ में सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वो बस मेरा पैर थोड़ा सुन पड्डहच गया है, बाकी मैं ठीक हूं। आन्या ने इतना बोला ही था कि अवीर आन्या को गोद में उठा लेता है। आन्या के चेहरे पर शर्म देखी जा सकती थी और अभी अवीर के चेहरे पर समान भाव थे। आन्या शर्माते हुए अवीर को देख कहती है, अवीर आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुन अवीर सपाट लहजे में बोला, तुझे उठा रहा हूं, तेरा पैर सुनम है तो तू चल नहीं सकती है, अब चुपचाप ऐसे ही रहना। ये बोल
अवीर तेजी से आन्या को गोद में ले जंगलों के बीच से भाग रहा था। आन्या अवीर के सिने से सर टिकाए अवीर को शर्माते हुए देख रही थी। अवीर गंभीरता से आगे ही बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर मौर्य महल में पृथ्वीराज के हाथ में एक पत्र था, जिसे देख उनके चेहरे पर चिंता भरे भाव थे। वो एक कमरे में मुख्यमंत्री और अपने भाई के साथ खड़ीडीढे थे। सभी के चेहरे के रंग उड्डे हुए थे। तभी वहां अवीर आता है और सभी को प्रणाम करते हुए गंभीरता से कहता है, क्या हुआ आप सब एक साथ और इतने चिंता में क्यों हैं? ये सुन पृथ्वीराज ठंडी आह भरते हुए एक कुर्सी पर बैठ वहीं एक मेज से शराब का एक प्याला उठा पीने लगते हैं। वही अवीर के चाचा भी नजरें फेर लेते हैं। तभी अवीर दूसरे चाचा जो कि मुख्यमंत्री थे उनसे पूछता है। अवीर के चेहरे पर भी अब चिंता के भाव आ गए थे। तभी अवीर के दूसरे चाचा ठंडे लहजे में अवीर से कहते हैं, बेटा वो सिंह परिवार का पत्र आया है। वो तुम्हारा और नायरा का रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं और अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सुन अवीर भी थोड़े सोच में पड़ जाता है। तभी वो अपने पिता के पास जाता है और जमीन पर घुटनों के बल बैठता हुआ अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेता है और गंभीरता भरे लहजे में उनसे कहता है, पिताजी क्या आपको मुझ पर भरोसा है? ये सुन पृथ्वीराज अवीर के सर पर हाथ रख हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, खुद से भी ज्यादा। ये सुन अवीर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो उन्होंने नियम और वादा दोनों तोड़ा है तो हमें हक है कि हम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे सकते हैं। ये सुन अवीर के दोनों चाचा और उसके पिता सभी हैरान थे। तभी अवीर के दूसरे चाचा बोले, पागल हो गए हो अवीर, हमारे पास इतनी ताकत मौजूद नहीं कि हम सिंह परिवार से मुकाबला कर सके। तभी अवीर अपने पिता की ओर देखते हुए कहता है, मैं सिंह परिवार से मुकाबला करने को नहीं बोल रहा। आप उन्हें पत्र लिखो कि अवीर और नायरा का मुकाबला किया जाए और जीतने वाला ही फैसला करेगा कि यह रिश्ता तोड़ना है या नहीं। ये सुन अवीर के दूसरे चाचा सोच में पड़ डच गए। वहीं पहले चाचा गंभीरता से बोले, बेटा जल्दबाजी में फैसला मत करो, इस समय नायरा तुमसे काफी ताकतवर है। वही अवीर के चाचा सोचते हुए बोले, मुझे लगता है कि एक बार अवीर की बात पर हमें सोचना चाहिए। तभी अवीर के पहले चाचा अवीर के दूसरे चाचा को देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, वो तो बच्चा है, क्या तुम भी पागल हो गए हो? अवीर के दूसरे चाचा कुछ बोलने को हुए ही थे। जरेनिया उन्हें पृथ्वीराज की कड़ी चेक और भारी आवाज आती है, सिंह परिवार को पत्र लिखो। ये सुन अवीर के दोनों चाचा हके बके खड्डे थे और वहीं अवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी पृथ्वीराज अवीर के सिर पर हाथ रख बोले, जैसे अवीर ने बोला है वैसा ही होगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। कुछ देर बाद अवीर एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तभी अवीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो आन्या को याद करता है और उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। जब अवीर का मयंक के साथ मुकाबला खत्म हुआ था और वो आन्या के साथ खड़ीडीढ्याहा बातें कर रहा था कि तभी वहां पृथ्वीराज आते हैं और गंभीरता से बोलते हैं, आन्या बेटा मुझे अवीर से कुछ बात करनी है अकेले में। ये सुन आन्या उदासी भरे लहजे में अवीर को देखती है तो अवीर हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने का इशारा करता है। आन्या उदास होते हुए वहां से चली जाती है। तभी पृथ्वीराज गंभीरता से बोले, अवीर बेटा तुम आन्या से इतना घुलो मिलो नहीं। उसे उसके पिता ने उनके परिवार की लड़ाइयों से दूर रखने के लिए हमारे पास छौदा है। वो अच्छी लड्डच की है पर उसके बहुत से राज हैं। मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें किसी मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकता। अवीर पहाड़ी पर खड्डा अपनी यादों में था कि एक भाला उसके सिर को पीछे से निशाना बनाए उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी अवीर अपना सिर हल्का सा बाईं ओर झुका लेता है और वो भाला उसके कान के पास से निकलकर चला जाता है। तभी अवीर पीछे देखता है, उसको एक मुक्का अपनी तरफ आता दिखता है। वो जल्दी से अपने कर्ज की शक्ति से हाथ में लाल रंग की आग जलाकर उस मुक्के को रोक लेता है, पर वो मुक्का बहुत शक्तिशाली था जिसकी वजह से वो पीछे खिसकता हुए पहाड़ी के एकदम किनारे पहुंच जाता है। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने को हुआ था कि एक बद्धा हाथ उसको गर्दन से पकड़ ऊपर उठा लेता है। अवीर का दम घुट रहा था। वो अपने कर्ज की शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अवीर सामने देखता है तो उसके मुंह से निकलता है,
राम कृपाली तुम, ये सुन। वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मैं, तूने बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से मेरा बेटा कारागार में है। अब मरो। ये बोलते ही जिस हाथ से उसने अवीर का गला पकड़ा था, उसमें हरे रंग की आग जलने लगती है। अवीर की हालत खराब थी। उसकी सांस कभी भी टूटने वाली थी कि तभी राम कृपाली के पेट को चीरते हुए एक तलवार निकलती है, जो देखने में आग की बनी लग रही थी। तभी राम कृपाली दर्द भरी आवाज में बोले, अग्न्यस्त्र तकनीक कैसे? ये बोलते ही उसका शरीर ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो कभी यहां था ही नहीं। अब वहां एक लड्ढच की खद्दी थी, जिसके हाथ में वी तलवार थी जो अब गायब हो रही थी। वो लड्ढच की कोई और नहीं, आन्या थी। उसके चेहरे पर गंभीरता भरे भाव थे। तभी वो देखती है कि राम कृपाली के मरते ही अवीर के गले की पकड़ छूट जाती है, पर वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। तभी आन्या भी नीचे कूद जाती है और अपना हाथ आगे करते हुए अवीर का हाथ पकड़ डस लेती है। तभी अवीर गंभीरता से आन्या को देखते हुए अपने करीब खिंच बाहों में भर लेता है। अभी वो तेजी से नीचे जा रहे थे। तभी आन्या मुस्कुराते हुए अवीर को देख बोली, कितनी हसीन मौत नसीब हुई है मुझे। तो क्या होगा अवीर और आन्या का, क्या ये बच सकेंगे या होगा इनका यही अंत? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।